वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अमृता's लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जो प्रेगनेंट महिला है उम्मीद करती होंगी कि वो अपना अच्छे से ध्यान रख रही होंगी, क्योंकि आई नो या तो जो बेबी प्लान कर रहे हैं वो, या फिर स्पेशली जो प्रेग्नेंट है वो मम्मीज़ मेरी वीडियो ही देख रही होगी। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप ठीक से ध्यान रख रहे हो ना अपना और अपने बेबी का? सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी, क्योंकि ये स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस है, क्योंकि जो डेंजर 3 मंथ्स थे ना वो आपने सेफली निकाल दिए। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब आप प्रेगनेंसी के सेफ जोन में पहुँच चुके हैं। देखो, अनहोनी तो किसी के साथ कभी भी हो सकती है, उसका तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो भगवान के हाथ में। लेकिन हम मेनली मानते हैं कि पहले जो 3 मंथ्स होते हैं वो ही ज़्यादा रिस्की होते हैं। उसमें ही हमारा अबॉर्शन या कुछ भी नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अब हम 4th मंथ में पहुंच चुके हैं, तो हम थोड़ा सा सांस आराम से ले सकते हैं। एंड यस, अब आप अपनी गुड न्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो अब आप दिल खोल के अपनी गुड न्यूज़ शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स मैंने मना किया था कि आप अपनी न्यूज़ किसी के साथ ज़्यादा शेयर मत कीजिए। उसका रीज़न यही था कि कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, अभी हमें किसी को ज़्यादा नहीं बताना है। बट अगर अब आप 3rd मंथ कंप्लीट कर चुके हैं तो अब आप बेफिक्र हो गए अपनी न्यूज़ शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं वीक्स की। जब आप चौथे महीने में पहुंच जाते हो, उसमें हमारा आता है 14, 15, 16 एंड 17 वीक। ये चारों वीक्स आते हैं हमारे 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। इसमें आपके बेबी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड, जो आपका बेबी होता है, फ्रेंड्स, आपकी जो बेबी की हाइट है वो होएगी 8-9 सेंटीमीटर, और एंड ऑफ द 4th मंथ में हो जाएगी वो 20-23 इतने सेंटीमीटर तक आराम से हो जाती है। स्टार्टिंग में उसका वेट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन 4th मंथ के एंड में उसका वेट हो जाता है 100 ग्राम तक। उसका वेट आराम से हो जाता है अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी और आप भी अच्छे से खा पी रहे हैं तो। उसके बाद बेबी की ईयर्स और आइज़ वगैरह प्रॉपर अपनी अपनी प्लेस पे आ जाते हैं। पहले वो कहीं साइड वगैरह में होते हैं। पहले हमारा बच्चा होता है ना एलियन लगता है, मतलब वो प्रॉपर ह्यूमन का बेबी नहीं लगता है। लेकिन 4th मंथ के एंड में जाते जाते वो प्रॉपर एक ह्यूमन बेबी लगने लग जाता है, क्योंकि उसकी जो मतलब डेवलपमेंट होती है वो अच्छे से हो चुकी होती है। हाथ पैर सब आराम से विजिबल होते हैं उसके। उसके बाद 4th मंथ में जेंडर भी आराम से पता चल जाता है, ये आपका बेबी गर्ल है या बॉय है। वो देखो, आपको पूछना भी अलाउड नहीं होता और डॉक्टर को बताना भी अलाउड नहीं होता। लेकिन जब डॉक्टर आपका चेकअप कर रहे होते हैं, मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह, उनको आराम से विजिबल होते हैं कि आपकी बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि फ्रेंड्स, आप में क्या क्या चेंजेस आते हैं, एक मदर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो फ्रेंड, मदर में मैं ऐसे कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज आता है वो ये है कि वॉमिटिंग। फर्स्ट 3 मंथ में हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही होती है, क्योंकि जो HCG हार्मोन होता है हमारी बॉडी में वो हमारे 3rd मंथ में बहुत ज़्यादा पीक पे होता है। लेकिन 4th मंथ में आते 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 तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मेरे केस में भी यही हुआ था। थर्ड मतलब मंथ तक मुझे बहुत 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 ज़्यादा वॉमिटिंग थी। 4th मंथ के मिड में आके मुझे वॉमिटिंग बिल्कुल ही बंद हो गई। 4th मंथ के स्टार्टिंग में आपको हल्की फुल्की वॉमिटिंग तो हो सकती है, लेकिन बिल्कुल ही बंद हो जाएगी 4th मंथ के एंड में जाते जाते, या फिर 4th मंथ के स्टार्टिंग में भी आपकी वॉमिटिंग बिल्कुल बंद हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। उसकी वजह से आप अच्छे से खा पी सकते हैं और अपनी डाइट का और भी ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। वो अभी मैं आगे बात करूँगी कि आपको आगे क्या क्या खाना है। उसके बाद आप में क्या चेंजेस आएंगे, आप में चेंजेस आएंगे कि आपके पैरों में स्वेलिंग बढ़ने लग जाएगी। 4th मंथ से ही मेरे पैरों में स्वेलिंग होने लग गई थी। अगर मैं बहुत ज़्यादा देर खड़ी रहूँ तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती थी, और मैं सो के उठती हूँ तब भी स्वेलिंग आ जाती थी। तो आपने क्या करना है इसके लिए, अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आती है तो आपने सोते टाइम अपने पैरों के नीचे पिल्लो रख लेने हैं। जब भी आपने सोना है पिल्लो रख लिए, उससे आपकी स्वेलिंग बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत फ़र्क पड़ेगा, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग नहीं आएगी। और आपने मतलब कॉन्टीन्यूसली बहुत ज़्यादा खड़े या बहुत ज़्यादा बैठे नहीं रहना है, इसकी वजह से हमारे पैरों में स्वेलिंग आती है। उसकी वजह से मेरे पैर वगैरह भी बहुत दर्द होते थे। वो आप हल्के हाथों से मतलब ऑयल से आप उसकी मसाज करवा सकते हैं, और सोते टाइम उससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। तो ये देखो, मैंने बहुत सारे नोट्स वोट्स बना के रखे हुए हैं कि कुछ मिस ना हो जाए, मैं आपको सब कुछ बताऊँ इसलिए। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पैरों में मान लो स्वेलिंग आ रही है, तो हमें
एकदम तो पता नहीं चल जाएगा, सूज के इतने बड़े बड़े तो नहीं हो जाएंगे ना एकदम ही। तो जब जो आप चप्पल पहनती है ना, उससे आपको पता चलेगा स्वेलिंग आई है। जब आप चप्पल पहनेंगे ना, वो आपको अगर टाइट टाइट फील हो रहा है तो इट मीन्स कि आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है। आप अपनी चप्पल, डॉक्टर चप्पल्स होती है ना, आप वही पहने, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। आप पूरी प्रेगनेंसी डॉक्टर चप्पल ही पहने, मैं यही रिकमेंड करूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने, मैं पहले भी यही बोल चुकी हूँ और अभी भी यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप प्रेगनेंसी को किसी भी डिजीज़ की तरह ट्रीट मत कीजिए कि आपको कोई बीमारी हो गई है और मुझे रेस्ट करना है। नहीं फ्रेंड्स, आप जितना खुश रहेंगे, जितना काम करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे ना, उतनी ही आपकी प्रेगनेंसी अच्छी जाएगी। जब तक डॉक्टर आपको कोई भी रेस्ट वगैरह नहीं बताते हैं या आपको स्पेसिफिक कोई काम अवॉइड करने के लिए नहीं कहते हैं, तब तक आपने कोई भी काम अवॉइड नहीं करना है। आप आराम से सारे काम करिए और उन कामों को छोड़ के, जैसे बहुत ज़्यादा झुकना, जिसमें हमारा प्रेशर लगे, हमें बहुत झुकना पड़े, लाइक बैठ के पोछा लगाना या फिर कोई हैवी चीज़ चखना, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। हल्का फुल्का आप आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे ना, ये आपके और आपके बेबी के लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। और आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही आप ज़्यादा खुश रहेंगे। अगर आप पड़े रहेंगे, लेज़ी फील करेंगे, आप अनहैप्पी फील करेंगे और जिसकी वजह से नेगेटिव हार्मोन रिलीज़ होंगे, जो कि आपके बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो आपने ख़ास ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अब आपकी वॉमिटिंग वगैरह बंद हो गई है तो आपने अपनी डाइट हेल्दी कर देनी है। ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, नींबू पानी, नारियल पानी, ये सब चीज़ें आपने बढ़ा देनी है, क्योंकि 3.5 मंथ तक मेरे से भी कुछ भी नहीं खाया गया था। 4th मंथ के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट किया था। तो आप भी अभी से अपना ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। अब हमारे बेबी के वेट वगैरह बढ़ने का टाइम आ गया है और आपको अपना भी वेट बढ़ाना है। तो आप प्लीज़, आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए जो आपको अच्छी लगती है। जो आपको अच्छी लगती है इसका मतलब ये नहीं है कि पिज़्ज़ा बर्गर खाइए, नो 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 नो। हेल्दी चीज़ें लाइक ग्रीन वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, अगर आपको कुछ ऐसा खाने का मन भी है बाहर का, तो आप घर पे बना के थोड़ा बहुत खा सकते हैं। आपके बेबी की ना बोन्स डेवलपमेंट हो रही होती है, तो आपको दूध, दही एंड दूध से बनी ज़्यादा चीज़ें लेनी है, जिससे आपके बेबी की बोन्स को डेवलप होने में हेल्प मिले। आपको भी आयरन, जिंक, विटामिन सी, इन सब की मात्रा आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग अपनी वेजिटेबल खाइए, जैसे ऑरेंजेस और नींबू पानी लेंगे तो आपका विटामिन सी फुलफिल हो जाएगा। ग्रीन वेजिटेबल लेंगे तो आपकी आयरन की कमी भी पूरी हो जाएगी। दवाई तो देखो लेनी ही होती है, और यस, अपनी दवाइयों को बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये नहीं सोचना अब मैं हेल्दी डाइट ले रही हूँ, ये वो, तो दवाई स्किप कर देती हूँ। नहीं फ्रेंड्स, कुछ जो हमारी दवाइयाँ हमारी कमियों को पूरी कर सकती है, जितनी जल्दी उतनी ऐसी डाइट नहीं कर सकती, बट डाइट भी लेनी है एंड दवाइयाँ भी आपने अपनी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। मंथ के बाद ना आपके डॉक्टर्स आपका जितना भी चेकअप करते हैं ना, वो सारा अब TVS के थ्रू नहीं होता है, अब टमी के थ्रू होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि पहले तो हमारा टमी वगैरह, मतलब इतना टमी से इतना पता नहीं चलता डॉक्टर को, क्योंकि हमारा यूट्रस अभी इतना बड़ा नहीं हुआ होता। लेकिन अब हमारा यूट्रस थोड़ा सा अपर एरिया में आने लग जाता है, तो डॉक्टर सारा के सारे अब चेकअप आपके अल्ट्रासाउंड से करेंगे, TVS से नहीं करेंगे। एंड यस, अब हम बात करते हैं बेबी पम्प की। तो फ्रेंड्स, जो लोग हेल्दी है, जो लोग पहले से जिनका वेट ज़्यादा है, उनका बेबी पम्प थोड़ा ज़्यादा जल्दी दिखता है। एंड जो लोग बहुत ज़्यादा स्लिम है, उनका टमी बहुत ज़्यादा बाद में पता चलता है, बहुत ज़्यादा बाद में दिखने लगता है। तो कुछ लोगों का 4th मंथ के एंड में जाते जाते टमी दिखने लग जाता है। एंड ये जो पतले लोग हैं उनका भी हल्का फुल्का तो दिखता है, बट जब वो लेटती है तब थोड़ा सा दिखता है, खड़े होते हैं तो बिल्कुल ही पता नहीं लगता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका फिजिक कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका बेबी बम्प दिखेगा। और हाँ, मुझे पता है कि फीमेल्स को ये होता है, हाँ मेरा बेबी बम्प कम दिखने लगेगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि मेरा बेबी बम्प कम दिखने लगेगा, बट इसके लिए आप पेशेंस रखिए। 6 मंथ के एंड में आपका बेबी बम्प बहुत ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो जाएगा, जब आपका वेट भी पुट ऑन हो जाएगा और आपका बेबी का वेट भी अच्छे से बढ़ जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, मेरे को ये सिम्टम्स नहीं है, मेरे को वो सिम्टम्स नहीं है, मेरे को तो वॉमिटिंग नहीं है, मेरे तो पैर नहीं सूज रहे हैं, ये वो। तो फ्रेंड्स, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं, हर फीमेल की बॉडी अलग होती है एंड हर फीमेल को अलग सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है, क्या मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तब भी आपकी प्रेगनेंसी कम्प्लीटली हेल्दी है। एंड येस, आप इसको एज ए गॉड गिफ्ट मानिए कि आपको कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं है और आप अपनी प्रेगनेंसी को मोर देन अदर ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से खा पी सकते हैं और ज़्यादा अपनी केयर कर सकते हैं। तो इट्स गुड, कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी किसी को कोई भी सिम्टम नहीं होते, कभी कभी किसी को बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और कभी किसी को हल्के फुल्के 1-2 सिम्टम्स से नज़र आते हैं। तो इट्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट बॉडी, और इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है।
बस मेन ये होता है कि आपको खुश रखना है। 3 मंथ से जब हम 4 मंथ में आते हैं तो हमारी बॉडी में कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं आते हैं, और बस इसी वजह से कोई बहुत डिज़ास्टर चेंज देखने को नहीं मिलता है। बस ये हो जाता है कि वॉमिटिंग पहले बहुत ज़्यादा आ रही होती है और उसके बाद हमारी वॉमिटिंग बंद हो जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, किसी किसी की वॉमिटिंग 9 मंथ भी कंटिन्यू रहती है, किसी किसी की स्टार्टिंग के मंथ में नहीं होती, मतलब लास्ट के मंथ में होती है। बट वो कुछ ही केसेस होते हैं जिनकी मेनली ज़्यादा परसेंटेजेस चांस होती है कि फर्स्ट 3 मंथ सबसे ज़्यादा होती है एंड उसके बाद धीरे धीरे कम होने लग जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूँगी कि आप अच्छे से डाइट लीजिए, अच्छा खाइए, ताकि आपका और आपके बेबी का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। और आपको बहुत सारी अपनी केयर भी करनी है। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो आप खुश रहिए, अपनी केयर करिए, अपने बेबी की केयर करें। एंड येस फ्रेंड, जो आप अपने होम रेमेडीज़ प्रेगनेंसी में अपने फेस पे करती है या फिर प्रेगनेंसी में जो ग्लो आप मेंटेन कर लेती है वो आपके साथ लाइफ टाइम चलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं अपनी स्किन की, कुछ होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ कर रही हैं, तो वो आप मान लीजिए ये वाला ग्लो आपके साथ लाइफ टाइम चलने वाला है। तो अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल सही है, आपको कोई नेगेटिव सिम्टम नहीं है, तो आप अपनी स्किन की भी केयर अच्छे से कीजिए। अच्छा पानी पीजिए, अच्छा डाइट कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा। एंड आप उसके लिए कुछ होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, लेकिन येस, एक्स्ट्रा फेशियल्स या कोई भी केमिकल वगैरह को मैं कहूँगी आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए अपने फेस पे, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकते हैं आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। थैंक यू सो मच। अपना सारी लेडीज़ अपना बहुत ध्यान रखें और अपने होने वाले बेबी का बहुत ध्यान रखें और प्लीज़ खुश रहिए। थैंक यू।